चलो स्टार्ट करें। हेडिंग डालना स्पेस टेक्नोलॉजी। और एक पेज छोड़ना है, एक पेज छोड़ना, फिर हेडिंग डालना है स्पेस टेक्नोलॉजी। इसलिए छोड़ना है, मैं बताता चलूंगा। अच्छा ठीक है, तो 2 पेज आप छोड़ दो, 2 पेज आप छोड़ दो। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना। और न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम अगर कोई भी इंस्टीट्यूट हाईलाइट होता है तो उसको हमको सबसे पहले मेंशन करना, वो मैं आपको खुद ही बताता चलूंगा। चलिए शुरुआत करें। आज टॉपिक का नाम क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसमें मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ, मीन्स में भी काम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, थोड़ा जियोग्राफी का पोर्शन ऐड करेंगे। अंतरिक्ष पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। यूनिवर्स। जल्दी से बताओ, जियोग्राफी में यूनिवर्स किसे कहते हैं? जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। अच्छा चलो बताओ, यूनिवर्स किस किस से मिलकर बनता है? ठीक है, गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। ठीक है, और ग्रह। और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा, और क्या होंगे? आपने शायद सुना होगा उल्का पिंड, मेटेराइट्स। आपने धूमकेतु सुना होगा। तो ये सारी चीजें, ये है यूनिवर्स की कंपोजिशन। गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट, मेटेराइट्स और कॉमेट्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब अच्छे से सुनना। ब्रह्मांड क्या है, यदि आपको ये समझना है तो पहले आपको ब्रह्मांड किन से मिलकर बना है ये आपको समझना पड़ेगा। शुरुआत यहीं से करते हैं। जल्दी से बता दो, सूरज क्या है? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। अच्छा, SON की SUN? SUN। सन मतलब क्या हो गया? सूर्य। सूर्य यदि सेंटर में है, और बाकी स्टार्टिंग में तो 9 प्लैनेट थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? ठीक है, तो ये कब हुई ये चीज? 2006 में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये सब जियोग्राफी की चीज बता रहा हूं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने 2006 में प्लूटो को अलग कर दिया। तो अब बताओ कितने प्लैनेट हो गए, मतलब कितने ग्रह हो गए? जल्दी से बता दो। सन सेंटर में है और 8 प्लैनेट उसके सराउंडिंग में रेवोल्यूशन करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। यूनिवर्स किसे कहते हैं ये कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूनिवर्स का ही दरअसल में पार्ट हो जाएगा। क्या पार्ट हो जाएगा? हु वाज द डिस्कवरर? कौन है सोलर सिस्टम का डिस्कवरर? आप पढ़ चुके हैं। बंदा पोलैंड से है, नाम है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। बेसिक सही नहीं है आपका, पढ़ाया है सोचो याद नहीं है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है जो रेड कलर में आ रहे हैं। और जल्दी से बता दो, निकोलस कॉपरनिकस कहाँ से हैं? पोलैंड से।
तो सोलर सिस्टम के डिस्कवरर का नाम क्या है? ठीक है, ये हमको बताया जाता है जियोग्राफी में, स्टार्टिंग में ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती हैं। आगे चलें। अच्छे से समझना, बहुत सारी चीजें मतलब जो भी मेंशन कर रहा हूं सब प्रीलिम्स से रिलेटेड ही है। अच्छा बताओ, यूनिवर्स के अंतर्गत आता है स्पेस की, स्पेस के अंतर्गत आता है यूनिवर्स, मतलब बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज क्या? बड़ी चीज स्पेस है कि यूनिवर्स है? ठीक है, आगे चलें। अरे हाँ या ना? बहुत टाइम लगा रहा है भाई। अरे ये कब लिख दिया भाई मैंने? अच्छा, अब ध्यान से समझना। एक व्यक्ति है, उसका नाम आपने सुना होगा। सोलर सिस्टम के डिस्कवरर का नाम क्या है? उसी से मिलता जुलता नाम बता रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, जब हम साइंस में आते हैं ना, तो साइंस में यूनिवर्स किससे ड्रॉ होता है, ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। तो यूनिवर्स जो है वो टू फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनता है। द फर्स्ट वन इज ऊर्जा, मतलब एनर्जी, और सेकेंड वन इज मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। तो यूनिवर्स इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट, द फर्स्ट वन इज एनर्जी एंड सेकेंड वन इज मैटर। जल्दी से बता दो, ये दोनों के दोनों क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब, अरे आगे बढ़ो ना। फिजिकल क्वांटिटी वे होती हैं जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एनर्जी का मेजरमेंट किस में किया जा सकता है? और मैटर का मैनेजमेंट कह रहा हूं, मेजरमेंट किस में किया जा सकता है? केजी। हाँ, इसी वजह से ये दोनों के दोनों क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी है। बताओ जल्दी से, हमारा यूनिवर्स कौन सी तो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है? एनर्जी एंड मैटर। अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो हम जूल में करेंगे, और मैटर मतलब पदार्थ का मेजरमेंट किस में करेंगे? केजी। किसने बताई ये सबसे पहले बात? फिर क्वेश्चन शुरू हो रहा प्रीलिम्स का। यूनिवर्स इन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ये बात सबसे पहले हमको बताई थी निकोलस टेस्ला ने। क्या नाम है बंदे का? तो निकोलस टेस्ला, अच्छे से सुनिएगा, ये वो व्यक्ति है निकोलस टेस्ला जिसने, अच्छा मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने करंट पढ़ा है? विद्युत धारा। करंट के टू टाइप्स होते हैं, जल्दी से बताओ फर्स्ट करंट कौन सा था? तो जो फर्स्ट करंट था वो दरअसल में डीसी था। डीसी का फुल फॉर्म? और जो आज हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किसके कारण आ रही है? एसी। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। जल्दी से बताओ आप मुझे, डीसी करंट जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसके खोजकर्ता या इसके डिस्कवरर कौन है? नहीं मेरे भाई, जिन्होंने बल्ब बनाया था। जल्दी से बताओ, बल्ब किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन। तो मैं शॉर्ट में अल्वा एडिसन लिख दे रहा हूं। सो अल्वा एडिसन वाज द पर्सन जिन्होंने, अच्छे से देख लो, क्या बनाया था? इलेक्ट्रिक बल्ब। और जल्दी से बताओ, ये इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए किसकी जरूरत होगी? निश्चित रूप में इलेक्ट्रिसिटी की। तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? तो उनको बल्ब भी बनाना पड़ा और उनको डीसी भी बनाना पड़ा। लेकिन आज हमारे घरों में जैसे ये लाइट चल रही है, ये फैन चल रहा है, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब हमारे घरों के जितने भी लाइटनिंग apparatus आज सरवाइव हो रहे हैं वो डीसी की वजह से नहीं है। किसकी वजह से है? और ये एसी करंट को ही इन्होंने डिस्कवर किया था। तो जल्दी से बता दो,
हिंदी में क्या बोलते हैं एसी को? प्रत्यावर्ती धारा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के जनक, फादर ऑफ एसी करंट। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा के जनक कौन है? उन्हीं का स्टेटमेंट है कि यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ टू एनर्जी एंड मैटर टू फिजिकल क्वांटिटी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? आगे चल के इसी की कॉपी करी उनने। अब राम कहानी और बढ़ रही है आगे। बताओ, यूनिवर्स का पहला कंपोनेंट कौन सा है? पहला कंपोनेंट कौन सा? ठीक है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम। जल्दी से बताओ क्या होगा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म चेंज टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। ये लिखना नहीं है, केवल ये सुनना है। जल्दी से बता दो, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? प्रीलिम्स का क्वेश्चन मेयर हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। जल्दी से बता दो किसने दिया था? मेयर हेल्महोल्ट्ज। अब मैं आईएएस का क्वेश्चन बता रहा हूं और उसको याद करके रखना अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? हीट की। थर्मोडायनेमिक्स में लॉ कितने हैं? कितने लॉ हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, याद रखना मैं जो बात बोल रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 3 लॉज हैं, उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वही ये है, और यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी से बता दो, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ही क्या कहलाता है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही क्या कहलाता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हैवी तो नहीं है चीजें, और हैवी हैं तो ही अपन को पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। अब यदि यही नहीं पढ़ोगे तो कैसे क्लिक होंगे एग्जाम? कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है यही है रियल मायने में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब अच्छे से सुन लो सच्चाई। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। रियल मायने में ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। हमारे टीचर हमको सिंपल तरीके से समझाने के लिए दरअसल में इसको यूज करते हैं। रियल मायने में वो ये है कि ऊष्मा गतिकी का जो फर्स्ट नियम है, तो ऊष्मा गतिकी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? हीट। तो हीट को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना हीट को नष्ट किया जा सकता है। हीट ही चेंज होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। मतलब ये रूल है दरअसल में कि ऊष्मीय ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात जल्दी से बता दो, यूनिवर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। किसने बताई ये बात? किसका फादर कहते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्स का पहला कंपोनेंट कौन सा है? एनर्जी से रिलेटेड कौन सा लॉ है? किसने दिया था? और क्या बोलते हैं रियल में इसको? ठीक है, जिस तरह से ये चीज है, जिस तरह से ये चीज है, उसी तरह से ये चीज भी हो जाएगी। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, आप तो उसी के बाद में लिखना। जल्दी से बता दो, लॉ ऑफ मैटर
कंजर्वेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैटर को पदार्थ बोलते हैं, जल्दी से बता दो। पदार्थ संरक्षण का नियम। क्या होगा पदार्थ संरक्षण का नियम? दिमाग लगाओ जरा जल्दी से। कि इस चीज को, मैटर मतलब क्या कहलाएगा? पदार्थ। तो पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ चेंज होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब ये लिखना नहीं है। पदार्थ संरक्षण का नियम उसने दिया था जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, लेवोशियर। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 2 मिनट। पदार्थ संरक्षण का नियम इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मैटर कंजर्वेशन। किसने दिया था? लेवोशियर। बस इतना याद रखना आपको। तुम आगे आओ, तुम इधर आओ फुर्ती में। और अगली बार से अगर ये हंसी मजाक करना हो तो क्लास में नहीं आने। डेली एक ही चीज समझाते हैं फिर भी तुम लोग वहीं रहते हो। या अगली बार अपने गार्जियन से थोड़ी सी बात कराना मेरे को। जल्दी से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो, यूनिवर्स का पहला कंपोनेंट एनर्जी है। ये कौन सी चीज लिखी है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, किसने दिया था? और रियल मायने में ये तो कोई रूल है ही नहीं ये वाला। रियल में ये चीज हमको कहां से पता चलती है? तो ये 2 क्वेश्चन। इसी तरह से ये चीज है, जल्दी से बता दो। लॉ ऑफ मैटर कंजर्वेशन किसने दिया था? पदार्थ संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोशियर। बस ये क्वेश्चन है। अब आती सबसे खतरनाक चीज जिसको समझाना था। जल्दी से बताओ, एनर्जी ही एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कौन सा नियम है? एनर्जी ही एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वो भी एनर्जी। मैटर मतलब पदार्थ ही पदार्थ में कन्वर्ट होता है, कौन सा लॉ है? पक्का? एक सरफिरा आता है 1905 में, नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है बंदे का? नेशनैलिटी यहां की है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कहां की है? और जर्मनी से एक व्यक्ति और ताल्लुकात रखता है, मैं ऊपर लिख रहा हूं या यहीं लिख दे रहा हूं, जोहानस कैपलर। जोहानस कैपलर जिसने प्लैनेट के लॉ ऑफ मोशन दिए थे। ये आगे काम आएगा इसलिए मैंने यहीं बता दिया। तो बताओ जर्मनी से कौन से 2 साइंटिस्ट हैं? अब आप जोहानस कैपलर को भूल जाओ। याद रखना, आप एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हो और आपने कई बार पढ़ा होगा, E बराबर mc²। इसको हिंदी में कहते हैं अपन सापेक्षिकता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या इसी को कहते हैं, अच्छे से देख लो हिंदी में क्या बोलते हैं, एनर्जी मास इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, M मतलब द्रव्यमान, E मतलब एनर्जी, द्रव्यमान ऊर्जा, बराबर का निशान है मतलब तुल्यता समीकरण। ये पहले बहुत चलता था, ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण किसने दिया? आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कहां से हैं? जर्मनी से। लेकिन आजकल क्वेश्चन ये पूछते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रपोज करी? जल्दी से बताओ। अल्बर्ट आइंस्टीन। अब अगर आप इस थ्योरी को गौर से देखो तो आपको पूरी सच्चाई अलग दिखेगी। केवल समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। नहीं आ पा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। एम का मतलब क्या है जल्दी से बता दो। ठीक है, एम का मतलब होता है मास, मतलब द्रव्यमान। इस दुनिया में जिसके पास भी ये चीज है, कौन सी चीज है? 101% वो ये चीज जरूर होगी, मेटल की मैटर। ठीक है, जैसे आपके पास मास है,
न केवल आपके पास, इस दुनिया में किसी भी चीज के पास मास हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्यों ना हो, तो इस दुनिया में किसी के पास भी अगर मास होगा तो उसके पास में क्या होगा, या वो चीज क्या होगी, मैटर। अब आप जरा जल्दी से इस इमेज को देखो जो सबसे खतरनाक इमेज है। ई मतलब क्या होता है, एनर्जी। इक्वल टू मतलब, यहां बराबर का मतलब है कन्वर्टेबल, और एम का मतलब क्या हो जाएगा, मास। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, जिसके पास मास होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, मैटर। मतलब ये इक्वेशन हमको बता रही है कि एनर्जी जो है, शुरू से क्या रूल चल रहा है, एनर्जी हमेशा किस में कन्वर्ट होती है, लेकिन एनर्जी इस इक्वेशन के हिसाब से जल्दी से बताओ किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। अरे हाँ या ना। तो कौन सी पुरानी जो परंपरा है उस पे दरअसल में कुठाराघात दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन दरअसल में गलत साबित हो गया, और मैटर कंजर्वेशन भी गलत साबित हो गया। किसके कारण, साल 1905 में ये जो व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके लिए शब्द यूज किया गया पागल। बिल्कुल, इन तक वर्ड नहीं सीमित था कि ये पागल हैं। जिसने इनको पैदा किया वो बड़े वाले पागल, जिस घर में रहते हैं उस घर में पागलों की जमात। आप अगर एक भी चीज गलत करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया सिर्फ आपको आपके गलत काम से नहीं तौलती है, पूरे फैमिली गलत कामों के कारण नप जाएगी। तो एक भी आपका गलत काम आपकी पूरी फैमिली को ले डूबेगा, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो। कि तराजू के एक पलड़े पर मैं आपको रख दूं, दूसरा फैमिली को, तो आप बोलोगे मेरे को कुर्बान कर दो, मेरी फैमिली को सही सलामत कर दो। जीता जागता उदाहरण है। सिर्फ इन्होंने एक इक्वेशन बताई जो स्टार्टिंग से चली आ रही थी, वैसा ना बताकर इन्होंने रियलिटी बताई कि एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, और आगे चल के यही बोल रहे हैं कि मैटर भी किस में चेंज हो जाता है। तो लोगों ने कहा ये पागलपन है, बंद करो इसको, ये कोई इक्वेशन नहीं है। आगे चल के अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए क्वेश्चन है। 1942, जल्दी से बताओ 1942 में कौन सी कंट्री ने सबसे पहले एटम बम बनाया था। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यूएसए ने सबसे पहले कौन सी चीज बनाई थी, ठीक है बताओ। जो सबसे पहले एटम बम बनाएगा वही सबसे पहले क्या करेगा। आप मुझे जल्दी से बताओ, यूएसए ने सबसे पहले एटम बम की टेस्टिंग कब करी है। वो सबको पता है, मुझे डेट चाहिए, नेट से देखो जल्दी से। यूएसए ने सर्वप्रथम एटम बॉम्ब की क्या करी, टेस्टिंग करी। बहुत बढ़िया, टेस्टिंग की। अब ध्यान से सुनेगा, क्या बताया आपने, एक बार फिर से बताइए जल्दी से। 16 जुलाई और 19 उसमें 45 आ रहा है, वही सही है, वही सही है। एक बार फिर से मैं 1945 लिख रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां पे। एक बार फिर से डेट बोलना। अब मैंने आपको शायद शुरू में ये चीज समझाई थी कि कोई भी देश अगर क्या करता है एटम बम की टेस्टिंग, तो एक सीक्रेट कोड देता है। इस टेस्ट का सीक्रेट कोड था ट्रिनिटी। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन प्रीलिम्स का ऑपरेशन कोड बताओ। फर्स्ट एटम बम टेस्टिंग का ऑपरेशन कोड क्या था, ट्रिनिटी का मतलब होता है त्रिदेव, और इसी को कहते हैं, यूपीएससी में पूछते हैं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, जल्दी से बताओ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ही था यूएसए का एटम बम टेस्ट करना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चीजें हैवी हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर यही चीजें तैयार नहीं हुई तो एग्जाम में यही चीजें आती हैं, तो फिर हमारा बैठना ही मतलब का नहीं। तो इसलिए आपको अपनी रीच यहां लानी पड़ेगी। वर्ड नहीं समझ में आते तो बिल्कुल पूछ लेना। तो बताओ, हाँ
मैनहट्टन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जल्दी से बताओ मैनहट्टन प्रोजेक्ट का रिलेशन किससे है? यूएसए के किस चीज से? एटम बम टेस्टिंग। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सबसे खतरनाक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मेंशन मत करना, या करना हो तो शॉर्ट में करना। मुझे सिर्फ इतना बताओ, यूएसए के लिए सबसे पहले एटम बम किसने बनाया? मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट ओपनहाइमर। उनने ही दरअसल में क्या किया है, एटम बम की टेस्टिंग करी, लेकिन उनको ये नहीं आता था एटम बम कैसे टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने, अच्छे से सुनना, शायद इस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए का कॉम्पिटिटर कौन था? और एक और नाम बोलो, जर्मनी। अब ध्यान से सुनना, बताओ अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे? अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं और ये मुद्दे की चीज है। यूएसए के हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर। जो लोग नहीं आए थे, पहली बार पढ़ रहे हो, परेशान मत होना, वीडियो ऑलरेडी डले हैं, उनको देखना, तो ये सारी चीजें तुम्हें भी समझ में आएंगी कि ये क्या लफड़ा है। हाँ, तो यूएसए का कौन सा पर्सन है? जल्दी से बताओ, इसने ऑपरेशन कोड ट्रिनिटी के लिए और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए किस जर्मन व्यक्ति की मदद ली है? ये तुमने आईएएस का क्वेश्चन बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आप मुझे बताओ, अल्बर्ट आइंस्टीन तो अपोजिट कंट्री थे यूएसए की, इन्होंने क्यों इस प्रोजेक्ट में और इस ऑपरेशन कोड में हाँ किया? ठीक है, ये दो चीजें रट गई तुमको। क्यों हाँ किया? क्यों हाँ किया जबकि जर्मनी और यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटी थे? एग्जैक्टली दरअसल में इनको इस इक्वेशन के कारण लोग क्या बोल रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अच्छे से सुनना, एकदम सिंपल सी चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी, इसलिए मेरे को यहां जबरदस्ती ये चीज ऐड करानी पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हो। क्या चीज टेस्ट करना था? एटम बॉम्ब। जल्दी से आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये एटम बॉम्ब क्या होगा? एटम बॉम्ब के पास में निश्चित रूप में कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? मास होगा, मतलब एटम बॉम्ब क्या कंसीडर हो सकता है? अब जल्दी से मेरे को एक बात बता दो, सीधे मुद्दे की चीज, एटम बम जब एक्सप्लोज होगा तो कौन सी एनर्जी निकलेगी? कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। जरा जल्दी से दिमाग लगाओ, कौन सी चीज में कन्वर्ट हुई? मैटर कन्वर्ट्स इनटू, तो मैटर कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, यही चीज कौन बोल रहा था? कब बोल रहा था? क्या बोल रहे थे उनको लोग? इस चीज के कारण, अच्छे से देख लो, किस चीज के कारण? जिसे पागल बोला गया, उसी के नाम यूपीएससी ने एक क्वेश्चन दिया। बताओ, जीनियस शब्द किस पर्सनालिटी के लिए यूज होता है? ये है राम कहानी। हाँ, अब ध्यान से सुनना, ये जुलाई लिखा है ना, जुलाई में क्या कर रहे हैं? एटम बम की, पक्का, और जुलाई में एटम बम की टेस्टिंग कर रहे हैं, और जुलाई के अगले महीने क्या आएगा? 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को मैंने आपको बताया था वर्ल्ड का फर्स्ट एटम बम, लिटिल बॉय। तो वर्ल्ड का फर्स्ट एटम बम लिटिल बॉय को इन्होंने जापान के हिरोशिमा सिटी पे फेंक दिया, और फिर 3 दिन में सरेंडर नहीं किया। तो बताओ, अगला 9 अगस्त 1945 को फैटमैन फेंक दिया। कहने का मतलब यही तो समझाना था मेरे को, कि देखो टेस्टिंग कब की है? 1 महीना पहले, और यूज कब किया है? 1 महीने बाद। और क्वेश्चन दिखाऊं आइए इसके, कि बस यहीं तक रहने दो? कौन सा? 1945 के बाद, जब ये टेस्टिंग क्लियर हो गई। क्लियर ये चीज? हाँ बिल्कुल, लिख लो। समझ में आई राम कहानी? तुम इतना अच्छा पढ़ती हो, उधर कहाँ बैठ के खी की कर दी? अगली बार तो तुम इधर ही बैठ के मिलना, और तुम इसके पीछे बैठे मिलना। जीनियस माइंड हो, जबरदस्ती परेशान होते हो, और मेरे को भी करते हैं।
क्या मेरी शुरू से एक आदत है कि भाई मेरे को जो 1 घंटा मिला है मेरे को अपना कर लेने दो, फिर 1 घंटे के बाद तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। हो गया, चलें आगे। एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर की हेडिंग क्या है? वहां तो पहुंचे ही नहीं है अभी, वहां तो पहुंचे ही नहीं है भाई, क्योंकि स्टार्ट करना है। थोड़ा अपनी आदत पुरानी है। स्पेस किसका पार्ट है? यहीं से शुरू कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। स्पेस जो है, माफी चाहता, यूनिवर्स किन किन से मिलकर बनता? पहला क्वेश्चन इसमें यह निकल के आता है कि जो है तारा वो सन है और प्लैनेट कितने हैं? 8। बताओ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? किसने डिस्कवर किया? कौन सी थ्योरी में बात बोली थी? ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने प्रपोज करी। अब जल्दी से बता दो, यूनिवर्स कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना? पहली फिजिकल क्वांटिटी पे लेकर ये रूल बनाया गया, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जल्दी से बता दो, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन? 2 क्वेश्चन हो गए। जल्दी से बता दो, अगर एनर्जी से रिलेटेड लॉ दिया था मेयर हेल्महोल्ट्ज़ ने, तो मैटर से रिलेटेड लॉस किसने दिया था? अब आप मुझे बताओ, एक वो पागल बंदा आता है जो कहता है कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कौन सी थ्योरी है वो? जल्दी से बता दो, इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलेंगे क्या? E बराबर mc² थ्योरी कब रियल हुई, या किस चीज के कारण रियल हुई? ऑपरेशन कोटिनिटी, और कौन सा प्रोजेक्ट था? मैनहट्टन। डेट जल्दी से बता दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, हेडिंग डालना, पार्ट्स ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष के भाग। पार्ट्स ऑफ स्पेस या डिवीजन ऑफ स्पेस। डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं स्पेस की, पहले क्या लिख रहे हैं? डिवीजन, पार्ट्स, अंतरिक्ष के भाग। यदि आपको अंतरिक्ष के पार्ट समझ में आते हैं तब आपको रियल में समझ में आएगा कि स्पेस क्या है। अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चनों की भरमार है और लेवल यूपीपीसीएस से ही शुरू कर रहे हैं। आप लोग एक फ्रेश पेज में बनाना और नीचे से बनाना इमेज। जैसे मान लो कि ये पेज है आपका, ठीक है, ये पेज है, तो सबसे नीचे से बनाना स्टार्ट करना है आपको। कैसे बनाना पहले देख लो। जल्दी से बताओ, ये चीज क्या कहलाती है? पृथ्वी, ठीक है ना, ये हो गई पृथ्वी। और जल्दी से बताओ, जो ब्लैक कलर में दिख रही है वो क्या है? नो बेटा, पृथ्वी की सतह, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आप लोग अपने हिसाब से ये नीचे से शुरू करना डायग्राम, या पहले देख लो आराम से फिर उसके बाद शुरू करना, ठीक है। अर्थ की सरफेस में हम खड़े हैं, मतलब कितना किलोमीटर? पृथ्वी की सरफेस में हम खड़े हैं मतलब कितना किलोमीटर? तुक्का मारो। ए भाई, पृथ्वी की सतह में खड़े हैं मतलब 1000 किलोमीटर। जीनियस शब्द का बड़ा खतरनाक इंपैक्ट पड़ा क्या माइंड पे, कि माइंड ही हिला दिया तुम लोगों ने? है भाई, 0। अरे ठीक है ना, तो वो ऐसा तो मारो कि हमने बोला तोते की आंख पे मारना, तुमने तोता ही उड़ा दिया। अब हम कह रहे हैं भाई तोते की आंख पे मारना, तुमने कहा सर वो पूरा पूरा उड़ गया ना। पृथ्वी की सतह मतलब कितना किलोमीटर? तो मैं देखो इधर पे बना रहा हूं ये चीज, ये इधर बना दिया, ये 0 किलोमीटर। इसी से हमको पूरा गेम खेलना है। अब ध्यान से समझना, अर्थ की सरफेस से हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं और जब हम पहुंचते हैं इतने किलोमीटर पर, कितने किलोमीटर पर, तब हमको एक ऐसी लाइन मिलती है जो लाइन रियल में है नहीं है। एक ऐसी लाइन मिलती है जो रियल में है नहीं, सिर्फ हमने अपने स्टडी के लिए इस हाइपोथेटिकल या इस इमेजिनरी लाइन को बना लिया है। ये सब जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज किरेमन लाइन।
कौन सी लाइन? कैरामन लाइन। जरा जल्दी से बता दो, कैरामन लाइन अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर होती है? पहला प्री का क्वेश्चन, दिमाग काम कर रहा है? अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे कैरामन लाइन? अब मैं इस चित्र को यहां बना रहा हूं समझने के लिए, ये क्या हो गई जल्दी से बता दो। ठीक है, ये हो गई अर्थ। कैरामन लाइन कितनी हाइट पे है? पेन चेंज कर दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। 100 किलोमीटर। एमपीपीएससी स्टार्ट हो गया, मेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर पूछेगा और मेंस भी पूछेगा। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल क्या है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेस क्या है। देखो मैंने इसलिए स्पेस की डेफिनेशन नहीं लिखाई थी। स्पेस मतलब शायद कुछ दिख रहा होगा आपको। दिस इज द ब्लडी स्टूपिड लाइन डिवाइडिंग रेंज बिटवीन। तो आपसे अब कोई भी पूछे कि व्हाट इज अ कैरामन लाइन, तो कैरामन लाइन किसकी डिवाइडिंग रेंज है? किसकी विभाजक रेखा है? बिल्कुल। सो दिस हैज बीन द इमेजिनरी लाइन है, ये हाइपोथेटिकल लाइन है, लेकिन ये क्या करती है? डिवाइड करती है। कौन कौन सी दो चीजों को डिवाइड करती है? मतलब कैरामन लाइन से नीचे का एरिया क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर। और कैरामन लाइन से ऊपर का एरिया क्या कहलाएगा? ये है। अब पहले ये क्लियर करो, वो सब मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको कि कैरामन लाइन के बेसिस पे किस किस का डिवीजन हुआ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा जो आप कह रहे हो। हाँ, तो 0 किलोमीटर से मैं कितनी किलोमीटर की हाइट पे पहुंचा? जल्दी से बताओ, इसके बीच का एरिया क्या कहलाएगा? ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को इसी की जरूरत पड़ेगी, तो पेन चेंज कर दे रहा हूं। ये है एटमॉस्फेयर, हिंदी में क्या बोलेंगे? वायुमंडल। क्यों इंग्लिश मीडियम वालों को या हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मतलब अगर हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज, क्योंकि मैं खुद पागल हो जाता हूं इस चक्कर में। हाँ अब चलते हैं और आगे। अर्थ की सरफेस से, अच्छे से सुनना, यदि मैं इतनी हाइट पे पहुंचूं, अब ये डाटा आपको याद रखना है कि अर्थ की सरफेस से यदि इतनी हाइट पर पहुंचता है कोई, अरे हाँ या ना, तो जल्दी से बता दो, इसके बीच का एरिया दिख रहा है तुमको? मतलब इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये अर्थ की सरफेस से कितने किलोमीटर तक की हाइट? 400 तक। ये पूरा रेंज जो है, ये पूरा रेंज जो है, इसको कहते हैं इनर स्पेस। इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक अंतरिक्ष, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर ऑल्सो। तो मैं कहां लिख दूं इनर स्पेस, आंतरिक अंतरिक्ष? यहां लिख दूं क्या? ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, स्पेस के पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले मैं आंतरिक अंतरिक्ष शॉर्ट में लिख रहा हूं, आंतरिक अंतरिक्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, पूरी एनर्जी यहीं दे रहे हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनर स्पेस, आंतरिक अंतरिक्ष। एक बार फिर से मेरे को हाइट बता दो, कितने से कितना? लेकिन मुझे वो चीज चाहिए जो वो छोरी बोली। अच्छे से बताओ, इनर स्पेस में ही क्या कंसीडर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना। तो 0 से 400 किलोमीटर ये रेंज होगी, और इसी रेंज में मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं 100 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? मतलब जल्दी से बता दो, हमारा जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो किस स्पेस का पार्ट है? मुद्दे की चीज कर ली आपने। चलते हैं आगे। 400 किलोमीटर से यदि हम इतनी हाइट पर पहुंचते हैं, सीधे सीधे, अच्छे से देखो क्या लिखा है ये चीज, पक्का? लेकिन मैं सीधे एक जीरो और लगा रहा हूं, पक्का? तो फिर
ये जो बीच का रेंज है, ये वाला जो बीच का रेंज है, इसी को बोलेंगे अपन, कौन सा ले लूं, ब्लैक ले लूं, चलो। हाँ, तो ये जो है 4 से, जल्दी से बता दो कितना किलोमीटर है, 400 से 40,000 किलोमीटर के बीच का जो रेंज है, इसी को हम कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, आउटर स्पेस, शॉर्ट में ओएस लिख रहा हूं। तो यहां पर हो गया बाह्य अंतरिक्ष, आउटर स्पेस। मुझे रेंज चाहिए, मुद्दे की चीज। नो, कितने से? 400 से 40,000। 4,000 तो नहीं लिखा कि 40,000 लिखा, देख लो अच्छे से। अब मुझे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यही बतानी है। 400 किलोमीटर से जब मैं 40,000 किलोमीटर के बीच में जा रहा हूँगा तो 20,000 किलोमीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ, 20,000 किलोमीटर कहाँ मिलेगा मेरे को? मतलब मुझे सीधे सीधे बताओ, 20,000 किलोमीटर जो है वो इनर स्पेस का पार्ट होगा कि आउटर स्पेस का? ये चीज मुझे जरूरी है। तो जैसे मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, हालांकि आपने क्लिक कर ली ये चीज। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। कितनी रेंज बताई है मैंने? 20,000 किलोमीटर। जल्दी से बता दो, 20,000 किलोमीटर किसके अंदर आएगा? आउटर स्पेस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, 40,000, माफी चाहता हूं, ये कितना लिखा हुआ है? तो 40,000 के ऊपर जो भी एरिया होगा, ये कहलाएगा अगाध अंतरिक्ष। और अगाध अंतरिक्ष को ही आपको याद रखना है, इसी को कहते हैं बेटा जी डीप स्पेस। क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो मेरे को, स्पेस के कितने पार्ट हैं? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, और तीसरा कौन सा? डीप स्पेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अगाध अंतरिक्ष। रेंज बता दो कितने के ऊपर? 40,000 के ऊपर या अब? नहीं 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 नहीं, अभी बताता कहाँ रहते हैं, है ना। पहले बेसिक क्लियर कर लो। हो गया डायग्राम, अब बनाना है। बताएंगे ना दीदी, थोड़ी सब्र तो करो। दिवाली कब मनाते हो? नहीं, हाँ, फोटो खींचना है कि बनाना है? जैसा तुम्हारी इच्छा हो भाई, मेन समझ में आना चाहिए। फोटो तो ऐसा है कि बहुत खींची हमने भी। ठीक है, जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता, बताओ दिवाली कब मनाते हो? जिस दिन दिवाली होती है उस दिन मनाते हो। रक्षाबंधन कब मनाते हो? ऐसे ही हम टीचरों के साथ भी होता है, हमारी भी मजबूरी समझो। अभी मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हारे दिमाग में? स्पेस के डिवीजन, है ना। तो जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो फिर जब उसका समय आएगा, मतलब अभी रक्षाबंधन चल रहा है, पहले रक्षाबंधन, जो तुम पूछ रहे हो वो दिवाली है, तो एकदम से स्विच करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये मेन चीज ये है, ये मेन चीज एक बार फिर से देख लो, गलती मत करना, फटाफट बताते चलो। अगर इमेज क्लिक करें, अर्थ की सरफेस मतलब कितना किलोमीटर? जल्दी से बताओ। 100 किलोमीटर मतलब कौन सी लाइन? ये रियल में है क्या? ये दरअसल में इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। अच्छा, कैरमन लाइन से नीचे का एरिया क्या कहलाएगा? ऊपर का एरिया क्या कहलाएगा? ये इसके ऊपर का एरिया स्पेस कहलाएगा। बताया था ये चीज? ठीक है, अब आप मुझे बताओ स्पेस के कितने डिवीजन हैं? सबसे पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, सबसे पहले आप अगर ये बना लिया हो तो थोड़ा सा 2-3 लाइन नीचे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। बना रहे हो? ठीक है। क्या चीज? कौन सा कौन सा? ये कितने किलोमीटर में है ये बताओ मेरे को। अरे यार तुम लोग जल्दबाजी करते हो। चलो बताता हूं, जीपीएस सैटेलाइट छोड़े जाते हैं यहाँ। कौन सा सैटेलाइट? हाँ, जैसे मेरे को एक बात बताओ, अमेरिका के जीपीएस का नाम सुना तुमने? अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, उसको हम नेपस्टार बोलते हैं। हाँ, अमेरिका का जीपीएस क्या कहलाता है? नेपस्टार। चाइना का जीपीएस क्या कहलाता है? बेदेव। गैलीलियो कहाँ का जीपीएस है?
कल बताओगे आप मेरे को। तो जितने भी जीपीएस सैटेलाइट होते हैं वो सब आउटर स्पेस में इस रेंज में छोड़े जाते हैं। इंडिया का नाविक जीपीएस नहीं है, आरपीएस है। बहुत डिटेल पढ़ना है, लेकिन अगर ये पढ़ लिया तुम लोगों ने। अच्छा एक चीज और है, गैप है मत मारना आप। जैसे आज जिसने इस क्लास में गैप मार दिया होगा, अब वो आगे की क्लास में बैठेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कंटिन्यू रहना, क्योंकि ये टोटल कंटिन्यूटी का खेल है। और मैं जितना आसान होने की कोशिश मतलब आसानी से बताने की कोशिश करूंगा, उतना बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। आगे चलें। अब ये तुम आराम से बनाना भाई, पहले 2-3 चीजें लिख लो जो मेरे को लिखवाना है, वरना फिर मेरे माइंड से स्किप हो जाएगी। चलो जल्दी से बताओ, अंतरिक्ष के कितने पार्ट हैं? सबसे पहले आप पहला स्टेटमेंट लिखो, नोट करके लिख लो। पहला, आंतरिक अंतरिक्ष का पिता, फादर ऑफ इनर स्पेस। आंतरिक अंतरिक्ष का पिता, फादर ऑफ इनर स्पेस। फादर ऑफ इनर स्पेस बहन, ठीक है। डैश करके बताओ कौन होगा। अच्छा एक काम करो, ऐसे तीनों लिख लो। आंतरिक अंतरिक्ष का पिता हिंदी मीडियम, बाह्य अंतरिक्ष का पिता, अगाध अंतरिक्ष का पिता इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। फादर ऑफ इनर स्पेस, फादर ऑफ आउटर स्पेस, फादर ऑफ डीप स्पेस। पहले तो आप क्वेश्चन ही कर लो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तुमने पढ़ा है, हम वहीं से निकालेंगे चीजें, ठीक है। अब ध्यान से समझना। सबसे पहला क्या लिखा है? पक्का? वीएस, विक्रम साराभाई। इंडिया इंडिया इंडिया, विक्रम साराभाई। याद रहेगा? अच्छा, 69 से इसरो के चेयरमैन होंगे। इसरो कब बना? आप बोलोगे 62 में बना, ठीक है, मुझे पता चल गया। रियल में 69 से इसरो मैन्युफैक्चर, मतलब उसका नॉमेनक्लेचर होता है। 69 से कब तक कारवा चलेगा? मैंने आपको बताया भी है। 71 में तो लुढ़क जाएंगे। तो आप एक काम करो, ये मेंशन कर लो क्योंकि आगे काम आएगा। वीएस के बाजू से मेंशन करना 1969-71, 1969-71। इसरो के चेयरमैन है इस टाइम पे ये। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। फादर ऑफ, नाम है बंदे का जो सबसे पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है इंडिया में, जो सबसे बड़ा लिखा साइंटिस्ट है इंडिया में, वही है फादर ऑफ आउटर स्पेस। चलो एक क्लू देता हूं। इनके मरने के बाद, किसके मरने के बाद? वीएस के मरने के बाद इसरो के चेयरमैन वही बनते हैं लंबे समय तक। इसरो का चेयरमैन जो सबसे लंबे समय तक रहता है वो बंदा है फादर ऑफ आउटर स्पेस। बिल्कुल सही कहा, सतीश धवन। बहुत बढ़िया, फादर ऑफ आउटर स्पेस सतीश धवन, सबसे पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है। केबीसी का क्वेश्चन है 50 लाख का। अरे बहुत। अब आपको सिर्फ मैं क्लू दे रहा हूं, 72 से इसरो के चेयरमैन बने हैं। कब तक ये आप मुझे बताओगे कल। तो जरा लिख लो ब्रैकेट में, सतीश धवन के बाद 1972 डैश। तो 1972 से इसरो के चेयरमैन रहे। सबसे लंबे समय तक इसरो का चेयरमैन रहने वाला व्यक्ति यही है, याद रखना। लेकिन 72 से लेकिन कब तक ही आप पे छोड़ रहा हूं। 2002 में तो निपट जाएंगे, 2008 में कैसे पॉसिबल है? ठीक है ठीक है, जो होमवर्क दिया वो आप खुद करना, कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी से बताओ, फादर ऑफ डीप स्पेस, इसको तो सेट करो, माधवन नायर। माधवन नायर, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में? तो हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। माधवन नायर पूरा हिंदी से लिखा है, ऐसा मत बोलो। अच्छा बोलते नहीं, ठीक है। तो माधवन नायर, जल्दी से बताओ माधवन नायर कौन है? डीप स्पेस के पिता। अब ध्यान से सुनना,
इसरो के चेयरमैन ये कब से कब तक हैं? नेट पे अभी देखो और क्लियर करो। इसरो के चेयरमैन माधवन नायर कब से कब तक थे, ये क्लियर करो। इसरो के चेयरमैन है माधवन नायर, और इन्हीं की वजह से इसरो के पास वो अचीवमेंट है जिसका इसरो रियल में हकदार है। देखो अच्छे से, चलो कल बताना मेरे को। अब ध्यान से सुनना, हाँ 2003 से 2009 डेट याद रखना, आगे तुम्ही से पूछूंगा, क्योंकि जब एक मिशन करेंगे हम इंटरप्लानेटरी मिशन, वहां ये स्टेटमेंट काम आएगा। किसका बताता हूं, एक मिशन है जो इंडिया का सबसे पहला इंटरप्लानेटरी मिशन है। मैं बताता, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले बताओ ये पृथ्वी की सतह है? सीधे सीधे मुझे सिर्फ आंसर चाहिए है कि इनर स्पेस कहां आएगा। ओह शिट, ठीक है, तो 400 किलोमीटर पे, तो ये जो लाइन खींच रहा हूं ना मैं, थोड़ा सा आगे से, हाँ ये कितना किलोमीटर हो गया? 400 किलोमीटर। जल्दी से बताओ इनर स्पेस का फादर कौन है? अब जरा लाइन चेंज करके लिखो, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। हो गया? चलो बताओ किसे कहेंगे? विक्रम साराभाई को कहेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं उस पे? अच्छा बताओ क्यों कह रहे हैं? जो भी तुम्हारे दिमाग में है उसको बाहर करो और अब रियल आंसर अपने माइंड में डालो। अच्छे से देखो, इसमें स्पेस प्रोग्राम लिखा है ना, और स्पेस का मीनिंग कितना स्पेस होता है? अरे बहुत कहां से होगा, 3 ही तो स्पेस होता है। पहला होता है इनर स्पेस, दूसरा होता है आउटर स्पेस, और 40,000 के ऊपर का क्या होता है? डीप स्पेस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब एक बार फिर से देख लो, विक्रम साराभाई को हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं? स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। तो उन्होंने कौन से स्पेस पे काम किया है? डीप स्पेस पे काम करने गए हैं? कभी नहीं। आउटर स्पेस पे काम करने गए? कभी नहीं। किस पे काम करने गए हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पुराना नॉलेज रिपीट करवा रहा हूं, तुम ही आंसर दोगे कि क्यों कहते हैं फादर ऑफ इनर स्पेस प्रोग्राम या फादर ऑफ इनर स्पेस, किसको बोलते हैं? ठीक है, अब मैं यही लिख रहा हूं, क्योंकि जल्दी से बताओ, ये अर्थ की सरफेस है, ये कितना किलोमीटर हो गया? 400 किलोमीटर। बीच का रेंज कौन सा होगा? बीच का रेंज कौन सा होगा? अरे अभी तुमने पढ़ा भाई, ये 0 है और ये 400 है, बीच का रेंज क्या होगा? इनर स्पेस भाई, वायुमंडल क्यों कर रहे हो? लेकिन हाँ 100 किलोमीटर में बताओ कौन सी लाइन है? कैरामन लाइन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो डाउट पहली बार पढ़ रहे हो लेकिन जवाब अच्छे दे रहे हो, ठीक है, वो 1-2 बार क्लियर करोगे तो मेरे से अच्छा भी तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन हाँ प्लीज पढ़ाने मत लगना, हाँ मेरी पेट पे लात मत मारने। अब सुनना बहुत अच्छे से, यही लिख रहा हूं शॉर्ट में, तुम्हें पता है रियलिटी। जल्दी से बता दो, रॉकेट के 2 टाइप कौन से होते हैं? कौन सा रॉकेट? साउंडिंग रॉकेट पहला और लॉन्चिंग रॉकेट दूसरा। अभी मुझे सिर्फ साउंडिंग रॉकेट से लेना देना है। जल्दी से बताओ साउंडिंग रॉकेट किस लिए यूज किए जाते हैं? बिल्कुल सही कहा, एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए, मतलब हिंदी में बोले तो वायुमंडल के अध्ययन के लिए। बताओ किसको यूज किया जाता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन तुम्ही से है, प्रीवियस तुम्हारी कॉपी पर नोट डाउन है। इंडिया का पहला रॉकेट कौन सा था? साउंडिंग रॉकेट था कि लॉन्चिंग रॉकेट? मैं यहां लिख रहा हूं, भारत का फर्स्ट रॉकेट, और वो भी कौन सा रॉकेट था?
साउंडिंग रॉकेट कौन सा है? नाइक। ठीक है, जल्दी से बताओ किसने छोड़ा था, कौन हेड था इस प्रोग्राम का? अच्छा, छोड़ा कब गया था, किस डेट को छोड़ा गया था? डेट भी नहीं है क्लियर, मेरे को डेट चाहिए। 21 नवंबर 1963। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ। इस समय जब नाइक अपाचे को 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था, सही है? जल्दी से बताओ कौन सी कमेटी बनी थी? इनकोस्पार। इनकोस्पार को बनाने वाला बंदा कौन था? विक्रम साराभाई। मतलब विक्रम साराभाई की लीडरशिप में ही बताओ फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया था हमने। कहां लॉन्च किया था? इनर स्पेस में। इनर स्पेस में किस चीज की स्टडी के लिए? अब पुराना नॉलेज बता रहा हूं। केरल के थुम्बा से साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे को छोड़ा था यहां तक। कहां तक? 100 किलोमीटर। क्योंकि 100 किलोमीटर के नीचे ही क्या होता है बेटा जी? नो नो नो, गलत बोल रहे हो। 100 किलोमीटर के नीचे क्या होता है? एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए छोड़ा गया था नाइक अपाचे को। तो बताओ वो पहला पर्सन कौन है जिसने स्पेस की सबसे पहली एक्टिविटी करी? विक्रम साराभाई। कौन से रॉकेट को छुड़वाया? कौन से स्पेस में छुड़वाया? इनर स्पेस। किसकी स्टडी के लिए छुड़वाया? इसलिए वो टाइटल मिला जो सबसे लास्ट में तुमने लिखा, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। समझ में आया दीदी? जनरली स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया में हमारे दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। रियल मायने में उन्होंने किस स्पेस पे काम किया है? इनर स्पेस। अब 4 साल बाद जल्दी से बता दो, इंडिया का पहला इंडिजिनस रॉकेट कौन सा बना था स्वदेशी तकनीक से? उसको बनाया किसने था? विक्रम साराभाई। लॉन्च कब किया था? 20 नवंबर 1967। RH-75 था ना वो। अब बताओ RH-75 को भी कहां छोड़ा गया होगा? क्योंकि वो साउंडिंग रॉकेट था, तो इनर स्पेस में एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए। कहने का सीधा सा मतलब है, दिमाग में सेट कर लो, विक्रम साराभाई को इनर स्पेस का फादर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट, क्या नाम है उसका, को लॉन्च करवाया था। और इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट RH-75 को लॉन्च कराया था, लेकिन कहां? एटमॉस्फेयर में। किसकी स्टडी के लिए? एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए। अब जल्दी से बताओ ये एटमॉस्फेयर किस स्पेस में आएगा? इसीलिए फादर ऑफ इनर स्पेस का टाइटल देते हैं हम इनको। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? टाइम हो चला क्या? थोड़ा सा और। तो भाई घर से करके आने को दिया था ना, पहले तुम बताओ। अच्छा हाँ, समझ नहीं आ रहा तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझाऊंगा। कल मेरे को बताना, सबसे पहले अपन इसी को सॉल्व करेंगे। यहां तक कहानी क्लियर है? पक्का? एक बार फिर से बता दो, विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं? उन्होंने कौन से स्पेस पे काम किया है? क्या काम किया है? तुमको सीधे बोलना है, साउंडिंग रॉकेट पे काम किया। किस पे काम किया है? तो अब आपसे मैं IAS का क्वेश्चन पूछता हूं और PCS प्री का क्वेश्चन पूछता हूं। बताओ साउंडिंग रॉकेट कभी भी लॉन्च किया जाएगा तो कौन से स्पेस में लॉन्च किया जाएगा? तो आज इंडिया लगभग 1000 से ज्यादा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर चुका है। कौन से स्पेस में लॉन्च कर चुका है? साउंडिंग रॉकेट का मतलब इनर स्पेस होता है, ये सेट कर लो। अब कल हम देखेंगे कि आउटर स्पेस में क्या होता है।